हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एडइन फ्यूजन बैट प्राइम अकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका SEC यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 हम पिछले वीडियो के अंदर करके आ चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर देख सकता है, ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बढ़ते हैं हम आगे। अब इस यूनिट का नाम है इफेक्टिव राइटिंग। तो मतलब ये मेनली यूनिट फोकस किस चीज़ पर कर रहा है, ये फोकस इस चीज़ पर कर रहा है कि किस तरीके से क्लियरली, एक्यूरेटली और प्रोफेशनली बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर जो चीज़ें हैं वो लिखी जाती हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये चीज़ें बात की जाती हैं कि किस तरीके से बुक्स, जर्नल और इंटरनेट से इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं और उसका किस तरीके से रेफरेंस देते हैं, किस तरीके से सिटेशन देते हैं। तो ये तो था ओवरव्यू कि मतलब इस चैप्टर के अंदर हम बात क्या करेंगे। तो अब करते हैं एक्चुअल में चैप्टर को स्टार्ट। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आपका टॉपिक आता है वो होती हैं गाइडलाइंस। क्या है एक क्लियर राइटिंग की। क्लियर राइटिंग का मतलब होता है कि इस तरीके से लिखना कि सामने वाले को समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है ना, वो अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर राइटिंग। और ये कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, किस किस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिजनेस के लिए भी, एकेडमिक के लिए भी और प्रोफेशनल सेटिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्लियर राइटिंग। तो अब इसकी गाइडलाइंस क्या क्या हैं। सबसे पहले प्लान बिफोर राइटिंग, यानी कि जब भी आप कुछ भी चीज़ लिख रहे हो उससे पहले प्लान बनाओ। आप सोचो कि आप जो लिखने वाले हो उसका पर्पस क्या है, जो वो लोग पढ़ेंगे उसकी ऑडियंस क्या है और उसके अंदर से आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने इस वीडियो के नोट्स बनाने से पहले क्या सोचा होगा कि मतलब मेरे इस नोट्स बनाने का पर्पस क्या है कि मुझे एक वीडियो क्रिएट करनी है और मेरी ऑडियंस कौन है, जिनका बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है, और इसके अंदर मैसेज क्या दूंगा, इसके अंदर मैं उनको समझाऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो आप हमेशा प्लान बनाते हैं राइटिंग से पहले, और उसके अंदर हम सिंपल और फेमिलियर वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करें। जैसे कि आप मुझे देखोगे मैं कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करता, ना ही कोई ऐसी टेक्निकल टर्म यूज़ करता जो कि अननेसेसरी है। अगर कोई टेक्निकल टर्म्स जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है वो यूज़ होती है तो मैं साथ साथ उसका मीनिंग भी बताता हुआ चलता हूँ। और बी कंसाइज, यानी कि जो भी नेसेसरी वर्ड्स हैं या फिर रेपिटेशन है वो बार बार चीज़ें ना आए, बार बार चीज़ें ना रिपीट हों, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। और शॉर्ट और क्लियर सेंटेंस लिखो। आप जैसे नोट्स देखोगे मेरे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बट नोट के अंदर सिर्फ वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं फालतू की, जो मेरे हिसाब से अननेसेसरी है, मैं वो चीज़ें ऐड नहीं करता। और हर पैराग्राफ प्रॉपर्ली होना चाहिए कि मतलब एक पैराग्राफ है, जैसे कि आप देखोगे ये पूरा एक पैराग्राफ है, गाइडलाइंस फॉर क्लियर राइटिंग। इसके अंदर मैं यहीं तक आपकी इस चीज़ के बात कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जो आपका पैराग्राफ होना चाहिए उसके अंदर एक ही टॉपिक के बारे में आपकी बात चल रही हो। फिर अगर मैं यहाँ पर रेफरेंसिंग नहीं लिख कर यहीं के इसके अंदर ऐड कर देता तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और किस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, और यूज़ एक्टिव वॉइस मोर देन पैसिव वॉइस। इसके अंदर ज़्यादातर एक्टिव वॉइस का यूज़ करना चाहिए, पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अंदर जैसे कि एक्टिव का मतलब क्या होगा कि मैनेजर ने रिपोर्ट जो है अप्रूव कर दी, ठीक है ना। और पैसिव वॉइस क्या होगा कि रिपोर्ट अप्रूव कर दी गई है मैनेजर द्वारा। तो ऐसी बातें ना होगी ये वो चीज़ें हो गई हैं, उसने वो कर दिया है। सीधी सीधी बात करो कि मैनेजर ने ये काम कर दिया है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का यूज़ करो, पैसिव वॉइस का यूज़ ना करो। जहाँ पर भी ग्रामेटिकल एरर है, स्पेलिंग एरर है, पंक्चुएशन एरर है, वो पहले चेक करो और फिर उसके बाद उसको ठीक करके फिर आगे पहुँचाओ। और ऊपर हेडिंग का इस्तेमाल करो और सब हेडिंग का इस्तेमाल करो। जैसे ये हेडिंग हो गई और इसके अंदर जैसे ये पॉइंट्स आ रहे हैं, सब हेडिंग टाइप्स के हमारे पॉइंट्स हो गए, इसके अंदर पॉइंटर हो गए। तो इस तरीके से पहले हेडिंग बनाओ और फिर नीचे सब हेडिंग लिखकर काम करो। ठीक है, जैसे कि ये था सबसे ऊपर, ये हेडिंग हो गई हमारी इफेक्टिव राइटिंग यूनिट का नाम है। अब ये सारी क्या है हमारी, ये जितनी भी आती जा रही हैं ये हमारी हैं सब हेडिंग्स ही हैं। ठीक है,
और अवॉइड वेग और अनक्लियर स्टेटमेंट, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट ना ऐड करो जो क्या नाम है फालतू में एक्स्ट्रा हो। जो भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो भी टू द पॉइंट चीज़ें हैं, सिर्फ वही यूज़ की जाए, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ ना की जाए राइटिंग करते टाइम। तो ये थी गाइडलाइन कि किस तरीके से आपको एक प्रॉपर राइटिंग करनी है। अब रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस के अंदर वो होता है, आपको सोर्स लिखना पड़ता है, ठीक है, कि आप ये जो मैसेज लिख रहे हो इसका सोर्स क्या है एक्चुअल, ये बात कहाँ से आपको पता लगी है। इससे हमें ये क्या पता लगता है कि ये जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये आई कहाँ से है, और इससे जो रीडर होता है उसको ट्रस्ट होता है कि क्या नाम है कि ये जो है ये है, तो ये रिपोर्ट जो हमें मिली है इसका मेन सोर्स क्या है, ठीक है। गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर्स, यानी कि जो ओरिजिनल ऑथर्स हैं, जिन्होंने इस चीज़ की बात जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स बनाए हैं, जिन्होंने ये टॉपिक्स दिए हैं, उन चीज़ को हम क्या करो, क्रेडिट दो कि क्या नाम है मैंने ये यहाँ से करा है, ये जो मैंने रिपोर्ट बनाई है या फिर जो बिज़नेस से रिलेटेड काम करा है, ये मैंने पहले इसकी रिसर्च वर्क देखा और उसके बाद मैंने ये काम करा, ठीक है। हेल्प अवॉइड प्लेगैरिज्म, यानी किसी दूसरे के काम को अपना नाम ना दो, ठीक है ना। वो काम तो भले से किसी दूसरे इंसान का था, एंड में आपने अपना नाम लिख दिया कि ये जो रिसर्च रिपोर्ट है ये मैंने बनाई है। और इससे क्या पता लगेगा, जो रीडर्स हैं उनको डिटेल्स पता लगेंगी, ठीक है। अगर उनको वैसे तो किसी को जानना नहीं होता, मेन आपको पढ़ना है, आपको ये मतलब है कि ये मेरे नोट्स हैं, आपको पीछे की मतलब, या फिर कोई बिजनेसमैन है उसको ये पढ़ना है कि अच्छा ये रिपोर्ट है। वैसे तो किसी को जानना नहीं होता कि ये रिपोर्ट के अंदर जो इसने बात लिखी है वो कहाँ से आई, पहले कहाँ से नहीं आई, बट कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली वो चीज़ें जाननी होती हैं। तो अगर आप वो लिख दोगे तो एक क्या रहता है, ठीक चीज़ रहती है कि सामने वाले को अंडरस्टैंड हो जाता है कि वो चीज़ें एक्चुअली आई कहाँ से हैं। अब अलग अलग सोर्सेज होते हैं, या तो आप कहीं किसी बुक्स से पढ़ के लिखोगे वो चीज़ है कि ये चीज़ अच्छा यहाँ थी, या फिर कोई जर्नल आर्टिकल छपा होगा, या फिर कोई वेबसाइट होगी, ठीक है, जहाँ से आपने इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा होगा, फिर उसके बाद रिसर्च करके रिपोर्ट बनाई होगी, या फिर किसी की पुरानी रिपोर्ट होगी, या फिर न्यूज़पेपर के अंदर कुछ आर्टिकल छपे होंगे जहाँ से आपने ये चीज़ की होगी। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो मैं वैसे तो अपना एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, बट आपको जो वहाँ करना है एग्ज़ाम में, वहाँ आपको बिज़नेस से रिलेटेड एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। और बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च टूल क्या होते हैं, यानी कि दीज टूल आर द हेल्पिंग इन फाइंडिंग मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। ये क्या काम करते हैं, जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये उनको ढूंढने में और उनको मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं। अब कॉमन बिब्लियोग्राफिकल टूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा लाइब्रेरी कैटलॉग, ठीक है ना। इसके अंदर ये क्या करता है, ये हमें मदद करता है किस चीज़ के अंदर, बुक्स को लोकेट करने में और जर्नल्स को लोकेट करने में लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। और ऑनलाइन डेटाबेस होते हैं, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, JSTOR, गूगल स्कॉलर, प्रोक्वेस्ट, यहाँ पर भी ये सब आपका सारा डेटा स्टोर्ड होता है। रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, जैसे जोटेरो, मेंडली, एंड नोट। ये आपको मदद करते हैं कि जिस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करो रेफरेंसेस को और सिटेशंस को जनरेट करो, ठीक है। तो ये थे हमारे कॉमन बिब्लियोग्राफिकल टूल। अब इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे कि आपको कुछ भी बुक सर्च करनी है तो आप इन वेबसाइट पर जाओ, इन कैटलॉग पर जाओ, आप उस टॉपिक को देखो, ठीक है ना, या फिर उस ऑथर की सारी बुक्स देखो, या फिर उस बुक का टाइटल सर्च कर लो, तो आपको मिल जाएगी। आप इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी सर्च करोगे तो आप जो बुक ढूंढ रहे हो, मान लीजिए आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन की बुक चाहिए, या तो आप बिज़नेस कम्युनिकेशन की बुक ढूंढोगे कि कहाँ है उसका टॉपिक जो था, या फिर ऑथर की, किस ऑथर ने वो बुक लिखी थी वो चीज़ देखोगे, या फिर टाइटल देखोगे कि क्या नाम है उस बुक का, नाम क्या है। बिज़नेस कम्युनिकेशन की बुक का नाम हो सकता है कुछ और थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है ना, तो आप उस चीज़ से सर्च करोगे। दूसरा क्या होता है, या तो आप सेव कर लो या फिर बुक मार्क लगा लो आर्टिकल के अंदर या फिर बुक के अंदर, जिससे आपको पहचान रहे। दूसरा है आप सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हो एक रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए, जैसे APA, MLA, ये सब होते हैं हमारे, ये इससे रेफरेंस हमारा पता लग जाता है। अब साइटिंग मेथड्स हमारे क्या क्या होते हैं? साइटिंग का मतलब होता है मेंशनिंग द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन योर राइटिंग, यानी साइटिंग का मतलब होता है वो चीज़ लिखना कि ये जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है ये कहाँ से करी है, और इस चीज़ को लिख देना कि ये जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ से मिली है, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम साइटिंग, इस लिखने को बोलते हैं हम साइटिंग। अब साइट करना क्यों ज़रूरी है, ये लिखना क्यों ज़रूरी है? ताकि ये लिखना इस वजह से ज़रूरी है कि जो ओरिजिनल ऑथर है, जिसने ये मतलब एक्चुअली बुक
बुक लिखी है या फिर जिसने भी वो एक्चुअल में जर्नल छापा था उसको क्रेडिट मिल जाए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप उसकी बातों का यूज़ करके अपना नाम दे रहे हो। टू सपोर्ट योर पॉइंट विद एविडेंस, और आप इससे क्या करोगे, आप एविडेंस के साथ कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर कोई कहेगा ना कि आपके उसमें आपकी ये बुक के अंदर ये चीज़ गलत लिखी हुई है, तो आप प्रूफ कर सकोगे कि ये मैंने चीज़ यहाँ से देखी थी और इसके अंदर भी, इस बुक के अंदर भी ये सेम चीज़ लिखी हुई है। और इससे लोगों को वेरीफाई करने में भी आसानी हो जाएगी दूसरे सोर्सेज से। लोगों को ये समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये पक्का इसमें से देखकर लिखा गया है या नहीं। अगर वो किसी को चेक करना हुआ कि एक्चुअल में उस बुक से देखकर लिखा गया है या नहीं, तो फिर वो यहाँ से चेक कर सकता है, इस सोर्सेज से चेक कर सकते हैं। अब कॉमन सिटेशन स्टाइल क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर आता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, APA। APA करके भी हम लिख सकते हैं। दूसरा होता है MLA। MLA क्या होता है हमारा, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। और एक होता है हमारा शिकागो हार्वर्ड। ये तीन हमारे मेन जो होते हैं सिटेशन के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि इन सिटेशन टेक्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर जैसे APA इस तरीके से लिखा जाता है, शर्मा 2020, यानी कि हमने लिख दिया कि ये एक डेफिनेशन है, ये किसने लिखी है, शर्मा 2020। MLA भी कुछ इस तरीके से ही होता है कि आपने लिख दिया आइडिया इन्फ्यूजन 2025, ये हो गया हमारा MLA। इसके अंदर कॉमा लगेगा, इसके अंदर नहीं लगेगा, ये होता है हमारा डिफरेंसेस। फुल रेफरेंस किस तरीके से देते हैं, हमें APA का एग्जांपल ले लेंगे। हम सबसे पहले सरनेम ले लेंगे जिसने भी बुक लिखी है, ठीक है, उसका सरनेम पहले लिखेंगे, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे उसके बाद ब्रैकेट में करके, ठीक है, कि कब पब्लिश की गई थी वो। फिर उस बुक का नाम लिखेंगे, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन एसेंशियल, ठीक है ना। इन्होंने शर्मा जी ने मान लीजिए 2020 के अंदर एक बुक लिखी थी बिजनेस कम्युनिकेशन एसेंशियल, और जहाँ से वो छापी गई है वो बुक, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस से छापी गई है, तो जो भी उसकी प्रिंटिंग प्रेस है लास्ट के अंदर उसका नाम आएगा। सबसे पहले क्या है, जो ऑथर है उसका सरनेम, फिर ब्रैकेट के अंदर ईयर, किस ईयर के अंदर वो बुक आई, और फिर उसके बाद उस बुक का नाम, और लास्ट के अंदर जो जहाँ से वो बुक प्रिंट हुई है उस जगह का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं APA। इस और MLA की भी कुछ इसी टाइप की हमारी प्रॉपर वे होता है लिखने का, ठीक है। फुट नोट्स एंड डिस्कशन। फुट नोट्स क्या होते हैं, फुट नोट्स वो नोट्स होते हैं जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पेज पर होते हैं, जैसे लास्ट के अंदर होता है कंक्लूजन, जो हमारा लिखा हुआ होता है ना लास्ट के अंदर, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फुट नोट। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, या फिर इसके अंदर हम सोर्सेज को साइड करते हैं कि हमने ये जो इन्फॉर्मेशन लाए गए हैं ये कहाँ से लाई गई है। ये जो भी होता है मेन टेक्स्ट के बारे में लिखा हुआ होता है बिल्कुल लास्ट के अंदर, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे फुट नोट। और ये कब यूज़ किया जाता है, जब हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी होती है ना किसी चीज़ की या फिर सोर्स की, तो जब हमें अपना ये मेन कंटेंट का फ्लो ख़राब ना करना हो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, फुट नोट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट के अंदर एक थोड़ा सा लिख दिया कि ये यहाँ से हमने यहाँ से हमने रेफरेंस लिया या फिर कुछ भी, या फिर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट के अंदर ब्रैकेट के अंदर करके लिख दी, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे फुट नोट। इसके अंदर हम स्मॉल नंबर से मार्क कर देंगे, जैसे कि हम कुछ बात कर रहे हैं, जैसे पेज यहाँ पर लिख दिया 1, ठीक है ना, ठीक है। फिर ये 1 के बाद ये देखो, जैसे ये लिखा हुआ है लाइक दिस इन द टेक्स्ट एंड द सेम नंबर इज़ यूज एट द बॉटम ऑफ द पेज, और लास्ट के अंदर हमने 1 करके लिख रखा होगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल दे रखा है कि एक पूरा कुछ था प्रॉपर रिपोर्ट वगैरह थी, उसके अंदर लिखा हुआ था रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइन, और लास्ट में ऐसा लिख दिया हमने उसके अंदर 1। फिर हमने नीचे एक फुट नोट बना रखा है, फुटबॉल नहीं, हमने नीचे एक फुट नोट बना रखा है, उसके अंदर 1 करके लिख रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2022, यानी कि ये जो गाइडलाइन दी गई थी किसने दी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2002। हमें ये बात एक्चुअल बात में नहीं लिखनी थी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि बतानी इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं थी, तो हमने इसको एज अ फुट नोट यूज़ कर लिया, ठीक है। इसके अंदर हम सोर्सेस को साइड करने से ज़्यादा और भी चीज़ें हम करते हैं, और चीज़ें हम क्या करते हैं, कुछ भी आइडिया को एक्सप्लेन करना हो या फिर किसी भी टॉपिक पर जो बात चल रही थी उसके अंदर अपना ओपिनियन ऐड करना हो या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो बैकग्राउंड की, तब भी हम फुट नोट का यूज़ करते हैं। तो फुट नोट का यूज़ किस किस चीज़ों के लिए किया जाता है, सबसे पहले तो सोर्सेस को साइड करने के लिए, दूसरा कोई आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर ओपिनियन देने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब लाइब्रेरी और इंटरनेट का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं कलेक्शन, क्लासिफिकेशन
और इंटरप्रेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन के लिए। इसका मतलब होता है कि हम किस तरीके से जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्ट करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे और उनको समझेंगे कि इस राइटिंग के अंदर या फिर इस रिसर्च के अंदर बात क्या की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम प्रोसेस क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। जितना भी डेटा है हम उसको कलेक्ट करेंगे। डेटा हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, लाइब्रेरी से, इंटरनेट से, इंटरव्यू से। लाइब्रेरी के अंदर हमें क्या क्या मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी, न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, जर्नल मिल जाएंगे, रिपोर्ट मिल जाएंगी जिसके अंदर डेटा होगा। इंटरनेट के अंदर हम वेबसाइट से, ई लाइब्रेरी से, ऑनलाइन जर्नल होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू करके या सर्वे करके, यानी खुद जाकर लोगों से पूछकर इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से होगा हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर हम सबसे पहले कीवर्ड को सर्च करेंगे। अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो कीवर्ड सर्च करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन से करना है रिलेटेड, तो जितने भी बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कीवर्ड है उन चीज़ों को हम सर्च करेंगे। लाइब्रेरी कैटलॉग यूज़ करेंगे या फिर ऑनलाइन डेटाबेसेस यूज़ करेंगे और ये चेक करेंगे जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है ये ट्रस्टवर्दी है या फिर नहीं है, ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही है अपडेटेड सोर्सेज से आ रही है या फिर नहीं आ रही। फिर उसके बाद कर देंगे हम डेटा को क्लासीफाई, यानी कि जो भी थीम था या फिर जो टॉपिक था उसके हिसाब से जो भी हमने पूरा डेटा कलेक्ट करा उसको डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कुछ बिजनेस ग्रोथ के बारे में लिखना है तो हम ईयर्स के हिसाब से उसको बांट देंगे या फिर रीजन के हिसाब से बांट देंगे या फिर टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से उस डेटा को हम डिवाइड कर देंगे कि 2020 का डेटा इस तरफ, 2021 का इस तरफ, या फिर दिल्ली का इस तरफ, मुंबई का इस तरफ। ठीक है, इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर उस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, कि उस डेटा के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन थी, कि मतलब जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और उसको ऑर्गेनाइज करी तो उसके अंदर हम समझेंगे कि ये पैटर्न चल क्या आ रहा है, इसके अंदर बात क्या की जा रही है और हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है इससे। और जो अलग अलग सोर्सेज हैं उससे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उनको कंपेयर करेंगे कि किस सोर्सेज के अंदर क्या बात की गई है, और इसके अंदर हम चार्ट और टेबल वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें अपने पॉइंट को सपोर्ट देना है। तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर, बहुत ही छोटा यूनिट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे यूनिट नंबर 3 के साथ बस कुछ ही देर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं टेलीग्राम पर जाकर परचेज़ कर लो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब।